नमस्कार, स्वागत है आपके ये अपने यूट्यूब चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। और प्रेजेंट में आपका क्या चल रहा था, जेपीएससी। अब जेपीएससी में आपको पता है 2 पेपर है, पेपर 1 है और पेपर 2 है। तो पेपर 2 में आपका क्या है, झारखंड जीके है, जिसका लगभग वीडियो अपलोड हो चुका है। आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर या फिर प्लेलिस्ट से जाकर पेपर 2 का सारा वीडियो देख लें। अब इसके बाद आपका रह जाता है पेपर 1। तो पेपर 1 का सिलेबस कम समय में पूरा करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो पेपर 1 में आपको केवल वही पढ़ना है जो कम समय में अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें विविध आपका है, पेपर 1 में मिसलेनियस है, तो विविध से आपका 15 प्रश्न है। विविध से आपका 15 प्रश्न है और 15 प्रश्न में आपका कितना मार्क्स हो गया, 30 मार्क्स हो गया। अब विविध का भी वीडियो अपलोड है, पेपर 1 का जो विविध है, मिसलेनियस है, उसका वीडियो अपलोड है, उसे भी आप प्लेलिस्ट से क्या करें, जाकर देख लें। इसके अलावा साइंस में लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि हिस्ट्री में भी 15 प्रश्न है, 30 मार्क्स। लेकिन हिस्ट्री को कवर करना 1 से 1.5 महीना में बिल्कुल कह सकते हैं कि मुश्किल है या तो नामुमकिन है। तो हिस्ट्री को आपको ध्यान नहीं देना है। कम समय में जो कवर हो सकता है, अच्छा मार्क्स आ सकता है, वह आपका एक साइंस का सेक्टर है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी से आपका 15 प्रश्न है। तो 15 प्रश्न जो है, इनमें से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 15 प्रश्न 2 मार्क्स करके, यानी 30 मार्क्स आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। तो इसमें आपका जनरल साइंस से 6 मार्क्स है। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कृषि और तकनीकी विकास, कृषि और तकनीकी विकास से 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न कह सकते हैं, 12 मार्क्स यहाँ से है। और तीन प्रश्न आपका है कम्युनिकेशन से है, तकनीकी से है। तो कम्युनिकेशन से आपका 3 प्रश्न है, वहाँ पे आपका 6 मार्क्स होगा। तो ये जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ये बहुत ही आसान है। इसको आप कॉन्सेप्ट बेस के साथ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपका 12 मार्क्स आसानी से उठ जाएगा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जहाँ से 6 प्रश्न है, 2 मार्क्स का कितना मार्क्स हो गया, 12 मार्क्स। इसका 2 से 3 वीडियो आएगा। आज 2 से 3 वीडियो के बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है। तो अगर दोनों आप देखते हैं तो आसानी से यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 12 मार्क्स उठ जाएगा। तो हम लोग क्या शुरू करेंगे, कृषि। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जेएसएससी या जेपीएससी या अन्य एग्जाम का कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो कृषि का चर्चा करते हैं। कृषि, नॉर्मली कृषि क्या है, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो कृषि से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। अब कृषि में केवल चर्चा वही करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल उसी बिंदु पे चर्चा करना है जो आपका एग्जाम में, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संविधान की, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का 7वां अनुसूची। जैसे कि आपको पता है कि जब संविधान बना उस समय 8 अनुसूची था। जब संविधान बना 8 अनुसूची था। प्रेजेंट टाइम में आपका कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है। प्रेजेंट टाइम में आपका कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है। तो पॉलिटी भी आपका 10 मार्क्स है। ये सबको आप कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़े भी होंगे। तो 7वां अनुसूची में आपका क्या है, राय सूची है। अब राय सूची क्या होता है, जैसे कि देखेंगे, पहला अनुसूची क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। दूसरा अनुसूची क्या है, वेतन का उल्लेख है। तीसरा में क्या है, शपथ है। चौथा में क्या है, चौथा अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे कि राज्यसभा में कुल मिला के 245 सीट होते हैं। तो 245 में से 12 तो आपका मनोनीत होता है, 233 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, 233। तो झारखंड से राज्यसभा में कितना सीट है, 6 है। तो इस तरह से प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में कितना सीट है, सीटों का आवंटन जो है वह अनुसूची कितना में है, 4 में है। 5 में जो है वह अनुसूची 5 में क्या है, एसटी और एससी। ये एसटी और एससी का कह सकते हैं एक तरह से विशेष उपबंध है, ये एसटी और एससी का। अनुसूची 6 में क्या है, 4 राज्य का विशेष उल्लेख है। वह आपका क्या है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। यहाँ से भी आता है कि अनुसूची 6 में किस राज्य का उल्लेख नहीं है। तो याद रखेंगे, असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इसमें कहीं कहीं क्या करता है कि मेघालय हटा के मणिपुर डाल दिया गया, ठीक है। तो ये अनुसूची 6 हो गया। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वह क्या होगा, अनुसूची 7 होगा,
ठीक है। तो 7 क्या है, अनुसूची 7 के तहत भारत सरकार में क्या है, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया, शक्ति का बंटवारा। और ये शक्ति का बंटवारा कैसे किया गया है, सूची के माध्यम से किया गया। शक्ति का बंटवारा कैसे किया गया है, सूची के माध्यम से किया गया है। कौन सा सूची, एक आपका हो गया संघ सूची, एक आपका हो गया राज्य सूची, और एक आपका हो गया समवर्ती सूची। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक आपका हो गया राज्य संघ सूची, एक हो गया राज्य सूची, और एक आपका क्या हो गया समवर्ती सूची। इसके बारे में देखने से पहले थोड़ा आगे देख लेते हैं। 8वां अनुसूची में आपका क्या है, भाषा का उल्लेख है, हमारे संविधान में 22 भाषा है। इसके बाद आपका 9वां में जो है वह संपत्ति का अधिग्रहण है, और 10वां में दल बदल, 11 में आपका पंचायत, और 12 में नगर पालिका। हालांकि अभी आपका पॉलिटिका सेक्शन नहीं चल रहा है, जब पॉलिटिका सेक्शन चलेगा तो बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर सेक्शन, कोई भी एग्जाम हो, इन भविष्य में भी कोई भी एग्जाम हो, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको जेपीएससी को टारगेट करना है, इसीलिए हम अनुसूची 7 का चर्चा करेंगे। तो अनुसूची 7 में क्या है, शक्ति का बंटवारा 3 सूची के माध्यम से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नॉर्मल चीज़ है कि संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, राज्य सूची में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और समवर्ती सूची में जो कानून बनाती है वह राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर बनाती है। लेकिन इसके अलावा एक और सूची होता है जिसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट सूची। क्या कहते हैं, अवशिष्ट सूची। ये अवशिष्ट क्या होता है, जैसे कि संघ सूची में 100 विषय है, ठीक है, और राज्य सूची में आपका कितना है, 61 है, और समवर्ती सूची में कितना विषय है, मामला है 52 है। अब कुछ ऐसा विषय है जिसका उल्लेख कोई भी सूची में नहीं है, ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है। तो ऐसा सब्जेक्ट को रखा जाता है अवशिष्ट सूची में, और अवशिष्ट सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वह भारत सरकार को है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कृषि। कृषि क्या है, कृषि जो है 7वां अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कृषि किस सूची, मतलब कृषि जो है किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। याद रखेंगे कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि कृषि में जो भी कानून बनेगा अपने अपने राज्य जो है अपने हिसाब से, वहाँ की जलवायु के हिसाब से, वहाँ की जो कह सकते हैं वहाँ का जो सिचुएशन होगा उसके अनुसार से प्रत्येक राज्य कृषि के क्षेत्र में कानून बना सकती है। क्यों, क्योंकि कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हो गया कि कृषि राज्य सूची का विषय है। चलिए अब आगे क्या देखना है, आगे देखना है राष्ट्रीय कृषि आयोग। यह भी आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय कृषि आयोग कब बना, तो याद रखेंगे 2006। क्या उद्देश्य था इसका, राष्ट्रीय कृषि आयोग 2006 में बना, और ये किसके नेतृत्व में, ये बना था आपका MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में। MS स्वामीनाथन, आपको बता दें कि MS स्वामीनाथन कौन थे। MS स्वामीनाथन जो है वह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, और विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वह नॉर्मन बोरलॉग है। और यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया, जब भी कोई टॉपिक एग्जाम में दिया जाता है कि कृषि से 6 प्रश्न, या तो फिर हिस्ट्री से 15 प्रश्न, या फिर अन्य टॉपिक से विविध से 15 प्रश्न, तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। क्यों, कृषि से जब दिया है तो वहाँ कृषि से ही पूछा जाएगा। जैसे कि सचिवालय का एग्जाम 2016 में जब हुआ था तो वहाँ कृषि से टॉपिक था, और एक प्रश्न पूछा गया था कि नॉर्मन बोरलॉग जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, उनका संबंध किस देश से है। तो किसी भी प्रकार से जो टॉपिक दिया है आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। और उसी क्रम में आप याद रखेंगे स्वामीनाथन राष्ट्रीय कृषि आयोग जो बना था, स्वामीनाथन के नेतृत्व में बना था। कब बना था, 2006 में बना था। और ये कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। इस आयोग ने अपना मतलब रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में सरकार से क्या सिफारिश किया कि कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची से विषय उसको हटाकर कहाँ कर दिया जाए, समवर्ती सूची में कर दिया जाए। और आपको अभी बताएं कि समवर्ती सूची क्या होता है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है, उसे लोग समवर्ती सूची कहते हैं। तो यह भी आपका सवाल आ सकता है कि वह कौन सी आयोग थी, वह कौन सी आयोग थी जो कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डालने के लिए कह रही थी, वह कौन सी आयोग थी। तो वह कौन हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि आयोग। या तो यह किसने कहा, तो हो जाएगा स्वामीनाथन। और राष्ट्रीय कृषि आयोग कब बना, 2006 में। देखिए थोड़ा सा और बताते हैं आपको, जब हम संघ सूची की बात करेंगे, संघ, राज्य और समवर्ती, तो समवर्ती सूची जब हमारा संविधान बना तो उसमें 66 विषय था, ठीक है, 66। और जो समवर्ती सूची है इसमें आपका 47 था। लेकिन समय समय पर आयोग बनने के बाद क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाता है, राज्य से समवर्ती में, समवर्ती से राज्य में। और देखिए अभी प्रेजेंट में आपका जो
ये आपका राज्य सूची है, राज्य में 61 विषय हैं और समवर्ती में कितना है 52 है। तो यहाँ पे 5 घट गया, राज्य सूची में 5 विषय घट गया और समवर्ती में 5 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये राज्य सूची से हटाकर कहाँ ले आया, समवर्ती सूची में लाया। इसमें से एग्जाम्पल लेते हैं शिक्षा का, ठीक है। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा 2010 याद रखिएगा 2010 शिक्षा पहले राज्य सूची में था, उसके लिए भी कमेटी बना और कमेटी ने सिफारिश किया कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया जाए। और 2010 में याद रखेंगे 2010 में शिक्षा जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ 66 विषय था और यहाँ 61 आ गया। 5 विषय ऐसा था जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में चला गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि किस आयोग ने कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डालने का कहा था, वो आपका था राष्ट्रीय कृषि आयोग। चलिए अब बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी बन सकता है। अब बात करते अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक्स जैसे कि आप पढ़े होंगे, वहाँ पे अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है। उसके कार्य के आधार पर, उसके एक्टिविटीज़ के आधार पर, उसकी गतिविधियाँ के आधार पर। एक है प्राथमिक क्षेत्र, एक है द्वितीयक क्षेत्र और एक है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र मतलब उसमें वैसा गतिविधियां होगा, वैसा कार्य होगा जो पूरी तरह से आपका जो नेचर से, प्रकृति से जुड़ा होगा। जैसे बात करते हैं कृषि। कृषि क्या है? पूरी तरह से पर्यावरण पर डिपेंड है, पूरी तरह से आपका नेचर पर डिपेंड है। वानिकी, मत्स्य पालन प्रकृति से जुड़ा है, पशुपालन प्रकृति से जुड़ा है। या फिर हम बात करेंगे खनन। खनन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप हेमेटाइट निकालते हैं, बॉक्साइट निकालते हैं, या जो भी धातु के अयस्क निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, जो भी निकालते हैं, जो खनन करते हैं, तो वो क्या है? प्राकृतिक चीज़ है। तो जो भी प्राकृतिक चीज़ जिस क्षेत्र में प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। और अब देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? जैसे लोग उद्योग की बात करेंगे, उद्योग जहाँ पे कह सकते हैं कि स्टील का प्रोडक्शन होता है, लोहा का प्रोडक्शन होता है, या तो उद्योग में बहुत प्रकार की वस्तुएं क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो वो डिपेंड किस पर है? वह प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड है, प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड है। जैसे यहाँ से अगर अयस्क नहीं जाता है तो कोई भी धातु या जैसे शुद्ध होगा या फिर धातु का जो सामान बनेगा वो कैसे बनेगा? तो द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग होता है जहाँ पर प्रोडक्शन होती है और वह प्राथमिक क्षेत्र पर क्या होता है? निर्भर करता है, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें सेवा आता है। क्या आता है? सेवा आता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपना घर से अपना जिला जाते हैं, शहर जाते हैं, तो जिस बस से जाते हैं उसको आप 50 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपये को जो किराया देते हैं उसके बदले में वो आपको क्या कर दिया? शहर तक पहुंचा दिया। तो वहाँ तो कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ, वह आपको क्या कर रहा है? बस वाला क्या कर रहा है? आपको सेवा दे रहा है कि आपको आपके घर से शहर तक पहुँचा दिया। या कोई शिक्षक है, कोई शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है या फिर हम ही पढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं? किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं कर रहे, यह क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं ताकि आप लोगों का JPSC आसानी से निकल सके। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा आता है। बैंक हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपको आपने समझा। लेकिन सवाल उठता है कृषि। सवाल कृषि किस क्षेत्र का विषय है या तो किस क्षेत्र में आता है? तो याद रखेंगे कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब बात करते हैं 52% प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर लोग अपने आजीविका के लिए, आजीविका अपने जीवन यापन के लिए हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी जनसंख्या अपने आप में कितना 100%, तो 100% में 52% लोग प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष कहने का मतलब डायरेक्ट खेती करते हैं अपने जीवन यापन चलाने के लिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 52% लोग क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है अपनी आजीविका को चलाने के लिए। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर बात करेंगे तो 60% लोग जो है सो कृषि पर निर्भर करते हैं जीवनयापन के लिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर प्रत्यक्ष बोलेंगे तो सिंपल सी बात है, वो खेती कर रहा है अपने जीवनयापन के लिए। लेकिन अप्रत्यक्ष से कैसे समझेंगे? अप्रत्यक्ष से कैसे समझेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति चिप्स बनाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति चिप्स बनाता है और चिप्स बना के वो अपना जीवन यापन कर रहा है। तो चिप्स में क्या क्या चाहिए? उसका जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे आलू ले लीजिए, आलू ले लीजिए, तो आलू कहाँ से आएगा? कृषि के क्षेत्र से आएगा। तो अगर आलू का ही प्रोडक्शन नहीं होगा तो वह अपना रोजगार कैसे चलाएगा? यानी वह डिपेंड है, अप्रत्यक्ष रूप से बोलेंगे इनडायरेक्टली डिपेंड है किसमें? कृषि से जुड़ा है। कृषि से वो आलू प्राप्त करेगा तब जाके वह चिप्स बना सकता है। तो ऐसे उसको क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कहेंगे। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 60% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है।
देखिए, देश में जो निर्यात है, निर्यात के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पे जितना भी मतलब निर्यात करते हैं, भारत कोई भी चीज़ का निर्यात करता है अपने आप में 100%, तो निर्यात में तो बहुत चीज़ आ जाएगा, उर्वरक आ जाएगा या फिर अन्य प्रकार के आभूषण आ जाएगा। तो उसी में से कृषि का जो निर्यात होता है, जितना भी उत्पाद निर्यात होता है उसमें से कृषि का जो हिस्सेदारी है वह 10% है। 90% अन्य है, कृषि कितना है 10%। कृषि का जो प्रोडक्शन होता है 10% क्या होता है, निर्यात होता है। ठीक है, इसमें विशेष रूप से हम लोग चाय का निर्यात करते हैं, कपास है, तिलहन है, मसाला है, तंबाकू है। ठीक है, और अब हम लोग समझेंगे जीडीपी में कृषि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, क्योंकि जेपीएससी क्या है, हर क्वेश्चन फैक्ट में नहीं पूछेगी, जरा सा कूट में दिया और आप कॉन्सेप्ट बेस के साथ अगर नहीं पढ़े तो दिक्कत हो सकता है। देखिए 1950-51 की बात करेंगे। 1950-51 में देश में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था। तो जीडीपी क्या होता है, थोड़ा सा जीडीपी में चर्चा करेंगे। जीडीपी मतलब आपका हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में कुल वस्तुओं का उत्पाद या सेवाओं का उत्पाद का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है वह आपका क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो 1950 में जो जीडीपी था, जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था, 50%। 50%। 2001 में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था, 21%। और करंट की बात करें 2019-20 में बात करें कि जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, 14%। तो यहाँ पे आप समझेंगे ये क्या है। कहने का मतलब है भारत में अगर पूरा प्रोडक्शन जो होता है 100 है, सब चीज़ मिला के जितना भी है, लोहा है, बहुत प्रकार का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जितना भी प्रोडक्शन होता है मान लीजिए 100 kg है, तो उससे 50% यानी 50 किलो प्रोडक्शन सिर्फ कृषि क्षेत्र से होता था, धान चावल गेहूँ जो कुछ हुई। ठीक है, इसके बाद आपका 2001 में आप देखते हैं 21% प्रोडक्शन हो गया कृषि क्षेत्र में, जीडीपी में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार प्रतिशत घट रहा है, लगातार जीडीपी में कृषि का प्रतिशत घट रहा है, लेकिन यहाँ पे उत्पादन नहीं घट रहा। इसका मतलब ये आपने समझिएगा कि यह उत्पादन घट रहा है, उत्पादन नहीं घट रहा है। जैसे इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। मान लीजिए कि हम 100 रुपया कमाते हैं। ठीक है, हम कितना कमाते हैं, 100 रुपया कमाते हैं। और 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 50 रुपया हम अपने खाने के खर्च में खर्चा करते हैं। तो 50 रुपया हम अपने खाने के खर्च में खर्च किए, तो अब ये कितना परसेंट है, 50% है। 50 रुपया कितना परसेंट, 50%। अब हम पैसा कितना कमाने लगे, 10,000 कमाने लगे। ठीक है, जहाँ हम 100 रुपया महीना कमाते थे, अब कितना कमाने लगे, हम 10,000 कमाने लगे। अब 10,000 कमाने लगे तो हम अपने खाने में 10% खर्चा करते हैं, 10%। ठीक है, तो 10,000 का 10% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 1,000 रुपये निकल जाएगा। आप पहले देखिए, पहले हम अपने खाने में 50% खर्चा करते थे, 50% खर्चा करते थे, 50 रुपया खर्चा करते थे, और आज हम अपना खाना में कितना खर्च करते हैं, 10%। तो इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि हम खाना कमी कर दिए, ऐसा नहीं हुआ। हम खाना में आज उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन प्रतिशत आपको यहाँ कम दिख रहा है। प्रतिशत इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि मेरा इनकम अब क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। जहाँ पे अब 100 रुपये था वहाँ 10,000 है। तो इस तरह से आप जीडीपी में देख सकते हैं लगातार कृषि का प्रतिशत घट रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसलिए आपको प्रतिशत यहाँ पे क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जीडीपी। तो जीडीपी में और रोजगार में तो जीडीपी में सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होता है, देखिए सबसे ज़्यादा आपका होता है तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये आपका इंक्रीज है। सबसे ज़्यादा जीडीपी कहाँ से आता है, भारत सरकार का जो जीडीपी है, सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होता है ये आपका कहाँ से आता है, तृतीय क्षेत्र से आता है। उससे कम आपका कहाँ से है, द्वितीय क्षेत्र से है, और सबसे कम कहाँ से है, जीडीपी का। आप यहाँ समझ सकते हैं कि जीडीपी में कृषि का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 14% है। अब 14% है तो अन्य चीज़ का कितना हो जाएगा, जो अन्य बच गया, प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय, जो द्वितीय बच गया, तृतीय बच गया, वह कितना हो गया, 86% हो गया। तो यहाँ पता चल रहा है कि तृतीय क्षेत्र क्या है, ज़्यादा है। जीडीपी में योगदान तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा है, यह भी आप याद रखिएगा। जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या है, ज़्यादा है। द्वितीय क्षेत्र में उससे हल्का कम है, और प्राथमिक क्षेत्र में और भी कम है। लेकिन ये तो आपने देखा जीडीपी, भारत का जो जीडीपी होता है सर्वाधिक तृतीय क्षेत्र से आता है, उससे कम कहाँ से आता है, द्वितीय क्षेत्र से आता है, और उससे कम कहाँ से आता है, प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अगर हम रोजगार की बात करेंगे, तो रोजगार में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अगर रोजगार कोई दिया है तो वह कौन दिया है, प्राथमिक क्षेत्र दिया है, कृषि दिया है। क्योंकि आप इसमें देखें कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 60% जनसंख्या कृषि पर लगा है, 60% लगा है। लेकिन जीडीपी में योगदान कितना है, 14% है।
ठीक है। तो रोजगार, सर्वाधिक रोजगार जो देता है वो आपका कृषि है। उससे कम रोजगार आपका कौन देता है? द्वितीय क्षेत्र है। और उससे कम रोजगार कौन देता है आपका? ये तृतीय क्षेत्र है। तो जीडीपी का जस्ट उल्टा आपका रोजगार में होता है, ठीक है। आप देखेंगे तो जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है, और ऐसा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स का जो थ्योरम है, जो थ्योरी है, उसके अनुसार जैसे जैसे जीडीपी में क्या कर सकते, कृषि का योगदान घटेगा, इसका मतलब विनिर्माण क्षेत्र जो है, जो सेवा क्षेत्र है, उसमें प्रोडक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जैसे जैसे कृषि क्षेत्र में जीडीपी घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहेंगे विकासशील। क्या बोलेंगे? विकासशील। जीडीपी, कृषि में अगर जीडीपी घट रहा है तो बोलेंगे विकासशील। और वैसे भी विकसित देश वही होता है जिसका जीडीपी में कृषि का योगदान कम होता है। जीडीपी में कृषि का योगदान कम होता है, उसी को लोग विकसित देश कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं अमेरिका का, तो ये अमेरिका में जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान 5% है। देखिएगा भारत में भी कितना है कृषि का योगदान? 14% है जीडीपी में। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत, अमेरिका 5% है अभी प्रेजेंट में और भारत 14% है, तो भारत में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? नहीं, प्रतिशत ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ 5% में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ये 14% से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम लोगों का जो जीडीपी में कृषि का योगदान अभी 14% है, इसको 6% तक कर देना है, 5% तक कर देना है। फिलहाल आप 6% रखेंगे, और जिस दिन जीडीपी में कृषि का योगदान 6% हो जाएगा, इसका तात्पर्य है कि विनिर्माण क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में जीडीपी का हिस्सा क्या हो गया? बढ़ गया। और जैसे ही जीडीपी में कृषि का योगदान 6% होगा, हमारा इंडिया भी विकसित देश घोषित हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारा इंडिया भी विकसित देश घोषित हो जाएगा। अभी क्या है? अभी विकासशील देश है। तो एक कॉन्सेप्ट वे के साथ आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से जो 6 मार्क्स का है, सॉरी 6 प्रश्न है, 12 मार्क्स का है, वो आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। आप देखते हैं पंचवर्षीय योजना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, आ सकता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। आपको पता है कि हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजना आया, 12 पंचवर्षीय योजना आया। पहला योजना आया था 51 से 56, फिर आपका 56 से 61 आया, फिर 61 से आपका 66 आया, फिर 66 से आपका 69 जो है योजना आकाश आ गया, योजना आकाश आ गया। हालांकि इसका डिटेल्स अभी नहीं देखना, डिटेल्स थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा। तो देखिए पंचवर्षीय योजना जो आया उसमें से तीसरा पंचवर्षीय योजना क्या था? कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना है, हालांकि भी पंचवर्षीय योजना बंद है, इसके जगह नीति आयोग काम कर रही है। तो तीसरा पंचवर्षीय, जितना भी पंचवर्षीय योजना आया, हर में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कृषि का हमेशा मतलब इंक्रीज हुआ, कृषि का विकास हुआ। लेकिन मात्र एक ऐसा पंचवर्षीय योजना था, तीसरा पंचवर्षीय योजना मात्र एक ऐसा पंचवर्षीय योजना था जिसमें कृषि का जो विकास कर सकते हैं, बढ़ा नहीं घटा। कितना घटा आप देख सकते हैं, 0.3%, माइनस 0.3%। कृषि का वृद्धि नहीं, कृषि का भी क्या कर सकता नुकसान हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? कृषि का विकास किसमें नुकसानदायक हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। ऋणात्मक वृद्धि हुआ, वो कौन सा पंचवर्षीय योजना में हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। यह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषि से संबंधित है ना। तो किस पंचवर्षीय योजना में कृषि का वृद्धि नहीं हुआ, या तो ऋणात्मक वृद्धि हुआ, तो आप याद रखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। लेकिन सवाल उठता है क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन? देखिए कारण क्या है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का टाइम जो था वह 1961 से 1966 के बीच में था। और आपको पता है, पॉलिटिकल सेक्शन देखे होंगे, 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था, ठीक है। 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और इसी बीच में हमारे देश को सूखा का सामना करना पड़ा था। आप देख सकते हैं कि हमारे देश की सरकार युद्ध में बिजी था, 62 चाइना के साथ, 65 पाकिस्तान के साथ, और एक सूखा। तो इस प्रकार से जो आपदाएं थी, सूखा आपदा था, ये युद्ध का जो आपदा था, जो लोग प्राकृतिक आपदा, मानव आपदा कहते हैं। इन कारणों से क्या हुआ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना विकसित नहीं हो सका। इसको लोग एक तरह से असफल कहते हैं। यह भी याद रखें, कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल थी, तो याद रखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। या तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में कृषि का वृद्धि नहीं हुआ, तो याद रखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। देखिए कृषि में निर्यात और आयात की दृष्टि से भारत विश्व में 10वां स्थान रखता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह से डाटा पूछ लिया जाता है। कृषि में निर्यात और आयात की दृष्टि से भारत 10वां स्थान है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट, कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछा जाता है
कृषि उद्योग और सेवा का ईंधन है। आपको पहले भी पता, अभी आप देखिए कि द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है और उद्योग डिपेंड करता है प्राथमिक क्षेत्र पर। तो उद्योग या सेवा जो भी है, उद्योग या सेवा का इंजन है कौन? कृषि है। यह स्टेटमेंट किसका था? आरबीआई के पूर्व गवर्नर रंगराजन का। ठीक है, याद रखेंगे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर का। और इसके अनुसार से जैसे कहे कि कृषि उद्योग और सेवा का इंजन है, इनका कहना था कि अगर कृषि में 1% का वृद्धि होता है तो सेवा क्षेत्र में 0.3 और उद्योग क्षेत्र में 0.7 स्वतः वृद्धि हो जाता है। क्योंकि अगर कृषि में डेवलप होगा तो उद्योग में ज़्यादा कच्चा माल रॉ मटेरियल जाएगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा, सिंपल से पता चल रहा है। तो अगर कृषि में 1% डेवलप होता है, ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में 0.3 और उद्योग क्षेत्र में 0.7% स्वतः मतलब वृद्धि होता है। यह कहना था रंगराजन साहब का। ठीक है, अब देखिए कृषि का लगभग 45% क्षेत्र सिंचित है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 45% क्षेत्र सिंचित है, मतलब उसमें सिंचाई करने का जो इरिगेशन का व्यवस्था है वो उपलब्ध है। 45% में इरिगेशन की व्यवस्था। इसका क्या तात्पर्य निकलता है कि अब 45% में इरिगेशन की व्यवस्था तो 55 में नहीं है, 55% असिंचित है। तो वो 55% किस पर डिपेंड करता है? वह 55% आपका मानसून पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून की जुए का खेल है। भारतीय कृषि जो है मानसून के जुए का खेल है। अगर एक बार सही समय पर मानसून नहीं आए, सही समय पर वर्षा नहीं हो, तो आप देख सकते हैं कि आधा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कृषि मतलब नहीं होगा, बर्बाद हो सकता है, क्योंकि 45% सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शस्य गहनता। शस्य गहनता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप इंटेंसिव। ठीक है, क्रॉप इंटेंसिव बहुत इंपॉर्टेंट है। शस्य गहनता यहाँ से भी सवाल होता है। तो शस्य गहनता क्या होता है? देखिए शस्य गहनता क्या होता है समझेंगे। आपके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कितना ज़मीन है? 10 हेक्टेयर ज़मीन है। अब एक साल में क्या होता है कि अगर आप केवल उसमें धान की खेती करते हैं, 10 हेक्टेयर ज़मीन है, आप 10 हेक्टेयर में क्या कर दिए? 10 हेक्टेयर में क्या कर दिए? केवल धान की खेती किए, तो वास्तविक बोया गया क्षेत्र कितना? आप 10 हेक्टेयर में बोए, 10 हेक्टेयर में फसल को रोप दिए। और शुद्ध क्षेत्र आपका ज़मीन कितना था? 10 हेक्टेयर था, बेटा कितना होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। ये शस्य गहनता का सूत्र है। इसके बाद तो ये आपका 10-10 कटेगा तो शस्य गहनता कितना आया? 100% आया। लेकिन अगर उसी ज़मीन पर एक साल में आप 2-3 बार फसल उगा लेते हैं, जैसे आपका जो एक वर्षा का सीजन हो गया, एक ग्रीष्म हो गया, एक शीत हो गया, तो पहले आप 10 हेक्टेयर में जब धान का सीजन था तो आप 10 हेक्टेयर में धान उगा लिए, 10 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है। फिर अगला सेशन में जब गेहूं का सेशन आया ठंड में, तो ठंड में आपने क्या किया? 10 हेक्टेयर में से आधा से कुछ ज़्यादा, मान लीजिए कि 5 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर, 7 हेक्टेयर में आपने गेहूँ का उत्पादन कर लिया उसी साल के अंतर्गत। और बीच में जो मौसम होता है ठंडा, और इधर क्या कर सकते हैं शीत, और मानसून के अलावा जो बीच में गर्मी का मौसम होता है जिसको लोग जायद कहते हैं, जायद फसल, वहाँ पे मान लीजिए कुछ, क्योंकि पूरा इलाका अब ये 10 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है तो ये तो श्योर है कि 10 हेक्टेयर में सिंचाई का उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि भारत में सिंचित क्षेत्र कम है। तो कुछ 2-3 हेक्टेयर में आप जायद फसल भी उपजा लिए। अब जायद फसल में आपका खीरा आ जाता है, तरबूज आ जाता है, कुछ भी उपजा लिए। यानी एक साल में आपने ज़मीन आपका 10 हेक्टेयर ही था, लेकिन एक साल में आपने 3 बार फसल उगाया। और 3 बार जब फसल उगाया, एक बार 10 हेक्टेयर पूरा में उगाया, एक बार आधा से ज़्यादा हेक्टेयर 7 हेक्टेयर में उगाया, फिर एक सेशन में जायद जो बीच का मौसम था, जो गर्मी का मौसम था, वहाँ आपने 3 हेक्टेयर में लगा के तरबूज रूट कुछ उगा लिया। तो देखिए वास्तविक बोया गया क्षेत्र आपने कितना बो दिया? 10, 17 और 3 कितना हो गया? 20 हेक्टेयर में आपने मतलब फसल लगाया। और कुल आपके पास ज़मीन कितना था? 10 हेक्टेयर ही था, 10 हेक्टेयर था। गुना कितना करेंगे? 100 करेंगे, 100 करेंगे तो ये आपका 0 कट जाएगा और 2 के 100 गुना करेंगे 200%। तो आपका शस्य गहनता क्या हो गया? 200% हो गया। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई इलाका सिंचित है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, इरिगेशन की व्यवस्था है, तो वहाँ पे शस्य गहनता ज़्यादा होगी। और केवल मानसून पर डिपेंड किया जाए तो शस्य गहनता क्या होगा? कम होगा।